चलिए दोस्तों, अगले वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ। चलिए कल आप लोग का एग्ज़ाम है, आप लोग ज़रूर एक बार रिवीजन करके जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को फ़ायदा होगा। चलिए बिना समय गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए मौलिक कर्तव्य की बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के क में रखा गया और मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जिसमें से हमको चुनना है कौन सा मौलिक कर्तव्य इसमें नहीं है। तो हम बात करें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये मौलिक कर्तव्य की में चर्चा की गई है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, ये भी सही है। सद्भावना को बढ़ावा देना, ये भी बात मौलिक अधिकार में कहा गया। 11 मौलिक कर्तव्य है जिसमें ये सब बात क्या है, लेकिन डी नंबर की जो बात है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं किया गया। तो हमसे पूछा गया कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, इसका आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसके साथ आपको याद रखना होगा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए हैं, रूस से, ये भी याद रखिएगा। और संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, तो भाग 4 के क में। और किस अनुच्छेद के अंदर का मौलिक कर्तव्य को रखा गया, तो अनुच्छेद 51 का क में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेन जो हम कर रहे हैं इससे क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, इसलिए एक्सप्लेन को भी सुनते जाइएगा, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा परीक्षा में, हॉल में। चलिए तब आप निकलिए परीक्षा हॉल से, तब कहेगा सर हाँ आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के गए और फायदा मिला। चलिए अंतिम दौर है, आप लोग एक बार जरूर वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। एक नंबर या 2 नंबर अगर हम हेल्प कर देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता। यानी कहने का मतलब है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ, यानी भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, ये भी बात सही है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री है और उपराष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री को शपथ अनुच्छेद 74 के क के तहत दिया जाता है, क के तहत दिया जाता है। जबकि उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 69 में किया गया। इस सबको अभी याद रखिएगा। अनुच्छेद आप नहीं भी याद रखिएगा काम चल जाएगा, लेकिन शपथ कौन किसको दिलाता है कम से कम ये याद रखिएगा। याद रखिएगा प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और पूछ देगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। ये तीनों भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, तीनों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है भारतीय संविधान में न्याय की पुनर्वलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। इसकी बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश से लिया गया। और याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका देश से क्या क्या लिया गया है, सुन लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका देश से लिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने संबंधित प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। वित्तीय अपराध भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इतना बात आप याद रखिएगा तो आपसे परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अभी पूछा जा रहा है न्याय की पुनर्वलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। कम से कम एक ये याद रखिएगा, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, ये भी याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति की बात आएगा तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता। अगर शपथ की बात करें तो जिस राज्य का राज्यपाल बनेगा उस राज्य के संबंधित मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। और राज्यपाल शपथ लेते हैं अनुच्छेद 159 के तहत। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्प्रेषण या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है। उत्प्रेषण की बात करें, हमारे संविधान में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते, उसमें से एक है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित करना या जानकारी देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक समान कानूनी अधिकार बना दिया।
मौलिक अधिकार की बात करें तो वर्तमान समय में जब संविधान लागू हुई थी उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। एक मौलिक अधिकार था संपत्ति के अधिकार, वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, जिसके कारण वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। तो पूछा जा रहा कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। और ये भी ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, तो अमेरिका देश से लिया गया। और मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद के संदर्भ में पूछे, अनुच्छेद कितना से कितना में मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो याद रखिएगा 12 से 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 107 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया गया। देखिए भारत में 3 प्रकार का आपातकाल है, एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राष्ट्रपति शासन, एक है राष्ट्रपति शासन, एक है वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 352 में है, जबकि राष्ट्रपति शासन की बात करें, राष्ट्रपति शासन की चर्चा अनुच्छेद 356 में है, जबकि वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 360 में है। तो ये जो तीनों प्रकार का जो आपातकाल है ये राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। हमसे पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अंदर भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 360 में है, तो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है। संघीय सरकार की विशेषता हो जाता है संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण या बंटवारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो बता दें ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। जबकि पूछेगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1498 ईस्वी में। आपसे पूछ दे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, 1602 ईस्वी में। आपसे पूछ दे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, 1616 ईस्वी में। और पूछ दे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ, 1664 ईस्वी में। आप इसको याद रखिएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, 1664 में। अभी हमसे पूछा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में है, 109 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 110 नंबर से होगा। आप लोग शांति आराम से देखते जाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आर्य समाज। आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर, दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है वेद समाज। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र तथा सीके घरेलू नायडू के द्वारा। प्रार्थना समाज की बात करें, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्मारंग पंडुरंग के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की आप याद रखिएगा किसका कौन आविष्कार कब किया था। ईस्वी नहीं याद रखिएगा चलेगा, लेकिन इसको याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना कौन किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था, वेद समाज की स्थापना कौन, प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे। चलिए कम समय में शॉर्ट में कैसे रिवीजन करके आगे बढ़ना, जिससे परीक्षा में डायरेक्ट फायदा मिलेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया गया। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में, इसको याद रखिए। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को था, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ये इतना कर लीजिएगा तो आपको डर नहीं करना है, बस परीक्षा में जाना आराम से बनाना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। खाली एक बार आप कोशिश करिए, ज़्यादा टफ भी नहीं है, खाली एक बार सुन लीजिए, 2 बार सुन लीजिए, हो गया काम खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 सितंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या की थी। तो भगत सिंह ने किया था। और जॉन सैंडर्स की हत्या करने के कारण भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, और जिस कारण प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं और भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के, संस्कृत नाटक
की रचना किस शासक के द्वारा किया गया था, इसका आंसर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रिम थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रिम थे, ये हमको बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह किया गया था 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। चलिए भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा 1951 ईस्वी में किया गया था। ये भूमि से संबंधित आंदोलन था। रोलेट एक्ट की बात करें तो रोलेट एक्ट की शुरुआत 19 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था। जबकि स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की बात करें यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। चलिए साथ में याद रखिएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटना को उनके घटना अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए कहता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में। शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी में। चलिए इसको याद रखिएगा। पूना समझौता की बात करें, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन की बात करें, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में। तो आप पूछा जा रहा कौन पहले आया, तो सबसे पहले आ जाएगा 1932 पूना समझौता। पूना समझौता भारत छोड़ो आंदोलन पहले आ जाएगा, तीन आ जाएगा। उसके बाद 1 आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद क्या आ जाएगा, शिमला समझौता यानी 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, कैबिनेट मिशन यानी 4 हो जाएगा। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सी नंबर, इसका सही आंसर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की। कहता कौन सा मुगल शासक अशिक्षित थे यानी पढ़े लिखे नहीं थे, इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। न पढ़े लिखे होने के बावजूद अकबर मुगल काल में सबसे शक्तिशाली और एक समृद्ध शासक माना जाता। अकबर की बात करें, अकबर का शासनकाल मुगल शासन में 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा। और अकबर अपने शासनकाल में ही 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया और 1563 ईस्वी में तीर्थ कर यात्रा को समाप्त करने का काम अकबर के द्वारा किया गया। अकबर के ही शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। और जब अकबर अपने शासनकाल में थे तो गुजरात हुआ, कश्मीर हुआ, सारे क्षेत्र को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कौन थे, संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी की स्थापना 3-4 लोगों ने मिलकर किया है। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकन के द्वारा हो जाएगा। चलिए हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है, तो इसका सही आंसर वलीयत पर्वत। अगला 118 के बाद 119 नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन कहता है मलक्का जलडमरू किन 2 भूभाग को अलग करता है, तो इसका सही आंसर होगा मालदीव प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को। चलिए नेरवेस्टर यह काल बैसाखी त्वरित झंझार एवं बिजली युक्त तूफान है जो डैश के प्रमुख है, ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश का आंसर। चलिए चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है, इसका हो जाएगा टाइफून। अगला क्वेश्चन किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल तथा काइट से बने होते हैं, तो इसका हो जाएगा टुंड्रा वन। इसका सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा वन। चलिए पृथ्वी की भूपट्टी तथा मेंटल के बीच की सीमा डैश है, तो इसका हो जाएगा लोह में असमता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है, इसका सही आंसर होगा मरुस्थल। मरुस्थल मतलब बालू में तापमान अधिक होता है। देखिएगा जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, तो मरुस्थल होगा। डोलड्रम दाब क्षेत्र निम्नलिखित किन 2 अक्षांश के बीच है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा डैश से भी गुजरती है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से भी गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन किस सरकारी संस्था द्वारा ग्राहकों तथा व्यापारियों को नगद इनाम देने के लिए लक्की ग्राहक योजना तथा डीजी धन व्यापार योजना का शुभारंभ किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के द्वारा। चलिए 128 नंबर होगा, 127 नंबर तक हो गया। इस वीडियो हम 150 तक क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षित भंडार। अगला क्वेश्चन है
भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितना है? तो ग्रामीण के लिए है 2400 कैलोरी, जबकि शहरी के लिए आवश्यक है 2100 कैलोरी। तो हमको ग्रामीण पूछा तो ग्रामीण के लिए हो जाएगा 2400, अगर शहरी पूछता तो 2100। चलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे है, वक्र बाजार में सभी उपभोक्ता की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांगों को प्रदर्शित किया जाता है। तो बाजार मांग, इसका क्या हो जाएगा? बाजार मांग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस बाजार संरचना में केवल डैश विक्रेता होते हैं उसे एकाधिकार कहते हैं, यानी जिस बाजार में एकल मतलब एक रहता है उसको एकाधिकार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट चित्रकार थे? कौन सा इसमें चित्रकार था? यह हो जाएगा अमृत शेर की। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स समिति के सदस्य नहीं है? यानी ब्रिक्स का सदस्य कौन नहीं है? तो आइसलैंड ब्रिक्स का सदस्य नहीं, ब्राजील, रूस और चीन ब्रिक्स का सदस्य है, जबकि आइसलैंड नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम्मिलित नहीं है? जबकि चीन की बात करें, चीन की विशाल दीवार चीन में है, सही है। तारो टाक्सान ये भी भूटान में, सही है। पशुपतिनाथ मंदिर ये भी नेपाल में, जबकि पद्मनाभ स्वामी मंदिर श्रीलंका में नहीं बल्कि भारत में है। कहाँ है? भारत के केरल राज्य में। गलत कौन है? तो गलत है डी। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? इसका हो जाएगा सर टिम्स बर्नर्स-ली। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? इसका सही नहीं है तो देखिए इसका हो जाएगा कर्नाटक संगीत सही है, परिवहन सुल्तान गायिका से शहीद है, MS गोपाल कृष्णन वायलिन वादक सही है, नंदलाल बोस का बांसुरी से संबंधित नहीं है बल्कि चित्रकार से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन, JB डनलप ने किसका आविष्कार किया था? इसका हो जाएगा हवाई जहाज। चलिए अगला क्वेश्चन 37 तक हो गया। अब 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर-ए बांग्लादेश स्टेडियम में अपना 100वां शतक पूरा किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गायक है? कौन सा एक प्रसिद्ध गायक था? इसका आंसर हो जाएगा पंडित जसराज। क्या हो जाएगा? पंडित जसराज, इसको याद रखिएगा। चलिए, हेमा मालिनी बिनाड द ड्रीम गर्ल किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमा मालिनी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रीय जल जीव है? भारत का राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम सम्मेलन जापान में 1997 ईस्वी में हुआ था। जापान में कब हुआ था? 1997। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ? तो लागू याद होगा 1905। इसको याद रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था? 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया था। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसको भी आप देखिए, हे राम का नारा कौन दिया था? महात्मा गांधी दिया था। इसको भी याद रखिएगा। चलिए सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया? सुभाष चंद्र बोस। एक है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा कौन से स्टेटमेंट किया था? ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है, आप ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा। लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सा स्टेटमेंट दिया गया था? लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये बात लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। और लाला लाजपत राय के द्वारा एक बात और कहा गया था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा तो आपका काम चले। ज़्यादा कुछ नहीं याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन इसको याद रखिएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, एक लाला लाजपत राय के बारे में इसको याद रखिएगा। सैमन कमीशन वापस जाओ, सैमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन दिया था? लाला लाजपत राय। इसको याद रखिएगा, पूछेगा सैमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन दिया था? लाला लाजपत राय। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विंबलडन स्थान निम्न में से किस खेल से संबंध है? विंबलडन की बात करें, विंबलडन का संबंध लॉन टेनिस से है और 4 ग्रैंड स्लैम होता है। 4 ग्रैंड स्लैम में से विंबलडन ग्रैंड स्लैम की बात करें तो सबसे पुराना है। इसकी शुरुआत 1877 ईस्वी में हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था, और विंबलडन का संबंध लॉन टेनिस से है। चलिए, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, इसको याद रखिए। साई प्राणित निम्न से किस खेल से संबंध है? शतरंज। चलिए, सिक्सर मशीन के किस प्रसिद्ध बल्लेबाज की आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा क्रिस गेल। छक्का का मास्टरमाइंड कहा जाता है, जिसके कारण इसको
शिक्षक का मशीन कहा जाता है। 21वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था। राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन 21वां गोल्ड कोस्ट में हुआ था। चलिए अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृ अभियान प्रत्येक मास के 10 दिन निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा अपेक्षित इलाज की सुविधा प्रदान करती है। तीसरे दिन चलिए अगला है राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दुलारी कन्या योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। धन्यवाद सभी आप लोगों का। 150 तक क्वेश्चन समाप्त होगा। आप एक बार रिवीजन करके जरूर जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। एक वीडियो और अपलोड करेंगे, उसको भी देख के जाए। एग्जाम हॉल से जितना भी हम वीडियो दिए हुए हैं, एक बार कम से कम रिवीजन करके जाए, आपको फायदा होगा। आप डिस्कशन को भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, डिस्कशन से क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, ठीक ना। डिस्कशन आपको ज़्यादा फायदा करेगा, इसलिए डिस्कशन को भी आप ध्यान में रखिए। चलिए धन्यवाद। एक वीडियो और अपलोड कर देंगे, काफ़ी है। आप इतना पढ़ के जाइएगा, जीके में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर एका दुका जो भी हो आप लेकिन सही से मारिएगा। एक भी क्वेश्चन परीक्षा में छोड़ के नहीं आएगा, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। घबराइएगा नहीं, आप लोग का रिजल्ट सुनिश्चित है, रिजल्ट होगा, इससे घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। रैंक थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा,